हम्म। जब स्टार्ट होगा तब गो लाइव करना है। अब जा रहा है। हो गया स्टार्ट, देखिए गो लाइव ब्लू हो जाएगा ना, जरा के देखो तो। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन और गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों को जो पहला टॉपिक से आज स्टार्ट करना है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। जो पहला चैप्टर ऑफ फिजिक्स है उससे हम लोगों को स्टार्ट करना है। उससे पहले हम लोग अगर समझने का कोशिश करें तो देखिए यहां पे जो आप देखोगे तो हम लोगों का दो पार्ट में सिलेबस डिवाइडेड है। तो जो पार्ट 1 होता है जिसको हम लोग क्लास 11 बोलते हैं, तो ये अपना पार्ट 1 है, और जो दूसरा पार्ट है वो पार्ट 2 है, और वो हम लोगों का क्लास 12 का सिलेबस से रिलेटेड है। तो जो पहला टॉपिक है इसमें अगर यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू कर रहे हैं तो यूनिट एंड डायमेंशन के बाद जो हम लोगों का सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है क्या, काइनेमेटिक्स की। उससे आगे हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में देखेंगे। फिर हम लोगों का लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कि उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में। तो ये सब जो चैप्टर्स हैं ये हम लोगों का फंडामेंटल चैप्टर्स है। यहां पे आप जो भी कॉन्सेप्ट को लर्न करने वाले हो, इसी कॉन्सेप्ट को क्या किया जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जाएगा जो आपका अपकमिंग टोटल सिलेबस है उसके ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से ही शुरू करते हैं तो यूनिट और डायमेंशन में देखिए क्या है कि सबसे पहले अगर हम लोगों को कोई भी बात को क्रिटिकली समझना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोगों को मेजरमेंट करना पड़ेगा। कि बिना मेजरमेंट के सिचुएशन क्या है इसको बताया नहीं जा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पे कोई बोला कि भाई इतना राइस, तो राइस सोचना पड़ेगा कि राइस है, कितना ग्राम राइस लाना है, कितना केजी राइस लाना है। कहीं पे बोला कि हमको गोल्ड का जरूरत है तो कितना गोल्ड लाना है, वो चीज मैटर करेगा। कहीं पे बोला जा रहा है कि रोड का कंस्ट्रक्शन होना है, तो रोड का कंस्ट्रक्शन होना है तो वहां पे रोड कितना किलोमीटर कितना मीटर होगा। तो सभी फिजिकल सिचुएशन में बिना मेजरमेंट किए हम लोग बता ही नहीं सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। अब मेजरमेंट क्या है, तो देखिए जहां कहीं भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं वहां क्या किया जा रहा है कि मेजरमेंट इज कंपैरिजन विथ सम स्टैंडर्ड वैल्यू, कि किसी ना किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ हम लोग कंपैरिजन ही कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको बोला जा रहा है कि जाओ और 1 केजी आप मार्केट से लेके आओ शुगर की, 1 केजी चीनी खरीद के लाओ, तो आप क्या करते हैं, एक साइड में आप जाओगे तो देखोगे दुकानदार जो है वो 1 केजी का वेट डाल देगा अपना, और दूसरा साइड में क्या है, जो भी मटेरियल आपने बोल रखा होगा कि ये हमको दो तो उसको वो वहां पे डाल देगा। कहीं पे आप गए और बोले कि 1 मीटर का हमको कर्टेन के लिए रॉड दो, तो 1 मीटर का रॉड को काटने के लिए आप देखोगे कि वो 1 इंची टेप लेगा जिसपे ऑलरेडी बना हुआ होगा क्या, जिसपे ऑलरेडी बना हुआ होगा 1 मीटर का, तो वो 1 मीटर के साथ वो कंपैरिजन करके आपको उस रॉड को काट के दे देगा। तो सवाल ये उठता है कि ये 1 केजी क्या है, ये 1 मीटर क्या है। या मान लो हमने कहा कि मैं 5 मिनट बाद आ रहा हूं, तो 5 मिनट बाद आ रहा हूं तो 5 मिनट एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये 5 मिनट क्या है, इन चीजों को कौन डिफाइन कर रहा है कि 1 केजी, 1 मीटर,
5 मिनट, ये सब यही है आपका यूनिट कि केजी क्या है, मास का यूनिट है, मीटर क्या है, लेंथ का यूनिट है, मिनट क्या है, टाइम का यूनिट है। तो यहां पे देखिए क्या है कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग एसआई बोलते हैं, तो एसआई सिस्टम के बारे में ही हम लोगों को सबसे ज्यादा पढ़ना है कि एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ना है। कहने का मतलब कहीं आप अगर मेजरमेंट कर रहे हो 5 केजी, तो 5 केजी का मतलब क्या होता है? 5 केजी का मतलब होता है 5 टाइम्स ऑफ 1 केजी की 1 केजी का क्या है? 5 गुना है। तो ये 1 केजी जो है वो ऑलरेडी डिफाइन है, उसको कोई नहीं बदल सकता। कहीं पे आप देख रहे हो 5 मीटर, तो कहने का मतलब 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, तो ये जो 1 मीटर है वो ऑलरेडी डिफाइन है। सिमिलरली कहीं पे आप बोल रहे हो 10 सेकेंड, मतलब 10 टाइम ऑफ 1 सेकेंड जितना देर में बीता उसका 10 गुना, तो कहने का मतलब ये जो है 1 मीटर 1 सेकेंड, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ पहले से ही क्या किया गया है? पहले से ही डिफाइन किया गया है कि ये ऑलरेडी डिफाइन है इन लोगों का वैल्यूज, और ये डिफाइन करने का राइट सबको नहीं है। ये एक क्राइम है। मान लो कि 1 केजी जो है, सभी जगह 1 केजी को कुछ डेफिनेशन दिया गया है कि 1 केजी इतना है। कल को आप क्या करो, 1 केजी का जो भी वेट आता है मार्केट में, उसको घिस दो थोड़ा कि स्टैंडर्ड के हिसाब से वो 900 ग्राम हो जाए और उसको आप बेचिए सामान, तो ये क्राइम है। आप ये काम नहीं कर सकते। 1 केजी का मतलब एक वहां पे पेरिस में एक स्फेयर रखा गया है, बोला गया है कि पेरिस में जो वो स्फेयर है वो 1 केजी के बराबर है। दुनिया में कोई सा भी 1 केजी बनेगा तो उसी से कंपैरिजन करके बनेगा। तो 1 केजी, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 एम्पियर, ये सब को डिफाइन करने का जो राइट है वो हम लोगों के पास नहीं है। तो सबसे पहले तो यहां से पता चला मेजरमेंट होता कैसे है। अब समझते हैं जो अगला इंपॉर्टेंट बात है हम लोगों का, कि हम लोग फिजिकल सिचुएशन को समझने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दुनिया में या फिजिक्स में आप जो कुछ भी इमेजिन कर सकते हो वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम अंडर स्टडी इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। कि देखिए कहने का मतलब क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कार का मोशन पढ़ रहे हैं, इस फैन का मोशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला मास क्या है? किसी चीज को उठा के यहां से वहां ले जाना है तो आप सबसे पहला बात यही पूछोगे कि मास कितना है उसका। फिर एक जगह से दूसरा जगह ले जाना है तो आप पूछोगे भाई लेंथ कितना है उसका, कितने टाइम में ले जाना है। तो फिजिक्स में आप जो भी इमेजिन कर सकते हो, अगर ब्रॉडली लिखा जाए तो जो थ्रो आउट 2 ईयर सिलेबस होता है फिजिक्स का, कि स्टडी इन फिजिक्स is a study about physical quantity, कि अलग अलग चैप्टर में आप अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ रहे होते हैं। कि जैसे मास, लेंथ, टाइम, आगे जाके देखेंगे तो भाई एक जगह से दूसरा जगह का दूरी, तो डिस्टेंस मेजर करने का जरूरत पड़ जाएगा। मे बी काइनेमेटिक्स में आगे पढ़ेंगे, स्पीड मेजर करने का जरूरत पड़ेगा, एक्सेलरेशन मेजर करने का जरूरत पड़ेगा।
अगर इस तरीके से हम लोग लिखते चले जाएंगे तो पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस यहीं पे लिखा जाएगा कि स्टडी जो फिजिक्स में हो रहा है वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही हो रहा है। आप जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है वही बोल रहे हैं कि जितना भी आपने चाइल्डहुड से डेफिनेशन पढ़ के रखा हुआ है कि एनर्जी, मोमेंटम, वर्क, पावर, जो भी दिमाग में आ रहा है, पावर, मान लीजिए रोटेशन पढ़ते हैं तो रोटेशन में पढ़ते हैं हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जहां भी हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप पढ़ोगे। जो भी नया चैप्टर आ रहा है उस नए चैप्टर में आप क्या देखोगे कि कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी वहां पे आएगा पक्का। मान लीजिए +2 के सिलेबस में शुरुआत ही होता है स्टोरी का चार्ज से कि चार्ज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो +2 के सिलेबस में जैसे पढ़ने तो हुए चले जाते हैं कि करंट क्या है, करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटीज का कोई एंड नहीं है। दुनिया में बहुत सारे या फिजिक्स में जितना भी स्टडी कर रहे हैं, में भी जब वेव के दुनिया में होते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं वेवलेंथ क्या है, हम लोग पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। तो सबके सब क्या है, सबके सब ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखो इन फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया गया, इन फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया गया और इनको 2 कैटेगरी में रखा गया। यही चीज आपको याद रखना है कि सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने नाम सुना होगा कि पहला कैटेगरी में रखा गया फंडामेंटल क्वांटिटी को और दूसरा कैटेगरी में क्या रखा गया, दूसरा कैटेगरी में रखा गया डेराइव्ड क्वांटिटी को। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं और डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होते हैं, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए तो इन्हीं को आपको याद रखना है कि दुनिया में जो सबसे बेसिक बात है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि दोज क्वांटिटीज विच आर, नाम ही है फंडामेंटल, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर, कि वो क्वांटिटीज जो मुक्त है एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी आर फंडामेंटल क्वांटिटी। कि देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब यह हुआ कि वो क्वांटिटी जिनका किसी अन्य क्वांटिटी पे कोई निर्भरता नहीं है, उनका जो मेजरमेंट होगा वो आपका इंडिपेंडेंट होगा एनी अदर क्वांटिटी से। दूसरा क्वांटिटी जो हुआ वो कहलाता है डेराइव क्वांटिटी। तो डेराइव्ड क्वांटिटी जैसा नाम है कि डेराइव्ड क्वांटिटी का हमेशा जन्म कहां से होगा कि दे डिपेंड्स ऑन होम, दे डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कि वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। चलिए इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। तो अगर मान लो दुनिया में कहीं आप मास को मेजर कर रहे हो तो मास हमेशा किस में मेजर होगा, तो मास हमेशा किलोग्राम में मेजर होगा। मान लीजिए आप टाइम को मेजर कर रहे हो तो टाइम हमेशा सेकंड में मेजर होगा। मान लीजिए आप लेंथ को मेजर कर रहे हो तो लेंथ हमेशा मीटर में मेजर होगा। ये सब एसआई यूनिट है। अब अगर मान लो कहीं पे मेरा मन हुआ स्पीड को मेजर करने का, तो स्पीड को कैसे डिफाइन किया गया है वो तो काइनेमेटिक्स का मतलब है, लेकिन स्पीड का अगर आप डेफिनेशन को याद कीजिए तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम होगा। तो डिस्टेंस देखो वो तो एक
लेंथ है तो डिस्टेंस का यूनिट होना चाहिए मीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो डिस्टेंस का यूनिट यहां से स्पीड का जो आया वो मीटर पर सेकेंड है। चलिए सिमिलरली अगर मान लो फोर्स का यूनिट चाहिए तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन में मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होना चाहिए, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड, कि स्पीड कितना से बदला डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर। तो स्पीड का यूनिट अगर मीटर पर सेकेंड है तो चेंज इन स्पीड उसका भी यूनिट क्या होना चाहिए, तो चेंज इन स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, कि उसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके बराबर आया। देखिए अब अगर यहां से एक और क्वांटिटी को ले लेते हैं, तो मान लीजिए अगला क्वांटिटी है एनर्जी। तो ये सब हम लोग फंडामेंटल बात आप जूनियर क्लास से ही जानते होंगे। जो दो इंपॉर्टेंट बात यहां बताने वाले हैं जिसके लिए ये लिखा जा रहा है, तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, मास का यूनिट हुआ केजी, भी मतलब स्पीड आप ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हो, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इसके बराबर ये हो गया। तो यहां पे देखिए कि इस तरफ जो क्वांटिटी है कि मास अकेला अकेला ही काफी है, कि मास को किसी अन्य की जरूरत नहीं है। टाइम अकेला अकेला ही काफी है, कि टाइम को भी किसी अन्य की जरूरत नहीं है। लेकिन लेंथ को देखिए, लेंथ में क्या हो रहा है, यहां पे भी मीटर अकेला काफी है। इधर आइए, स्पीड अपना काम अकेले नहीं कर सकता है, स्पीड को मीटर की भी जरूरत है और सेकंड की भी जरूरत है। फोर्स को तो केजी मीटर सेकंड तीनों की जरूरत है, एनर्जी को केजी मीटर सेकंड तीनों को जरूरत है। इसीलिए ये वाले क्वांटिटी, यही क्वांटिटीज आपके डेराइव क्वांटिटी है, कि ये अकेला अकेला काफी नहीं है। ये वाले क्वांटिटी क्या है, तो ये वाले क्वांटिटी फंडामेंटल है। देखो दुनिया में जो डेराइव क्वांटिटी है वो अनगिनत है, उनकी गिनती नहीं की जाएगी। गिनती हमेशा फंडामेंटल की जाएगी, कि डेराइव कितने भी बन जाए, फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो इस दुनिया में एसआई सिस्टम के हिसाब से केवल और केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। जितने भी डेराइव क्वांटिटी बनेंगे उनका जो यूनिट है वो फंडामेंटल पे ही आधारित होगा। तो पहला पॉइंट ये समझना था कि फंडामेंटल अकेला होता है, डेराइव कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल से बनता है। दूसरा बात देखो क्या होता है कि बहुत जगह आप देखोगे कि क्वांटिटी का असली मतलब कुछ और था, लेकिन लिख कुछ और दिया जाता है। कहने का मतलब देखिए कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बहुत जगह क्या लिखा जाता है, बहुत जगह नहीं, सभी जगह न्यूटन लिखा जाता है। सिमिलरली अगर एनर्जी के लिए देखेंगे तो उसको जूल लिख दिया जाता है। तो देखिए न्यूटन और जूल जो है वो तो व्यक्ति का नाम है, कि न्यूटन के लिए स्मॉल फॉर्म में एन लिखा जाता है, जूल के लिए स्मॉल फॉर्म में जे लिखा जाता है, कि जूल का सिंबल है, तो वो तो व्यक्तियों का नाम है। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि बार बार हमको लिखने की जरूरत ना पड़े, कि बार बार आप लिखोगे 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फोर्स लगाओ या 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, कौन सा आसान हो रहा है, ये बोलने और लिखने में आसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए पावर को हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं, पावर को हम लोग डिफाइन किए हैं एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम कहने का मतलब, एनर्जी का मतलब तो आप जान ही रहे हो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का होता है सेकेंड। यहां पे देखिए पावर का यूनिट आया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। इसको क्या लिख दिया जाता है,
इसको लिखा जाता है वाट, कि इसको वाट लिखा जाएगा। तो आप खुद सोचिए, एक दुकान में आप जाइए और वहां पे आपको बोलना है कि भाई हमको 10 वाट का बल्ब दो, या वहां पे आप बोलना पसंद करेंगे 10 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब का बल्ब दो, तो ये वाला आसान होगा, तो ये वाला आसान होगा। तो बस इसी काम के लिए ये जो मीनिंग्स है कि जहां कहीं न्यूटन दिखे बाय डिफॉल्ट सोचना है कि इसका मतलब ये था, जहां कहीं भी जूल दिखे बाय डिफॉल्ट सोचना है इसका मतलब ये था, जहां कहीं भी वॉट दिखे बाय डिफॉल्ट सोचना है कि इसका मतलब ये था। तो पहला बात हुआ फंडामेंटल और डेराइव्ड। फंडामेंटल फ्री, डेराइव्ड है क्या, डिपेंडेंट। डेराइव्ड को एक और नाम दे दिया जाता है न्यूटन जूल वॉट, इसलिए कि बात समझ में आए कि यहां पे लिखने में आसानी हो, बार बार वो चीज को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो अगला बात देखेंगे, तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा जा रहा है, एक तरीके से ये आपका फिजिक्स का सिलेबस लिखा जा रहा है कि ये जो सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यही तय कर देगा कि अपकमिंग टाइम्स में आपका फिजिक्स का सिलेबस क्या है उस चीज को। तो पहला नाम है क्या, सीरियल नंबर। दूसरा नाम है क्या, दूसरा नाम है क्वांटिटी, की क्वांटिटी क्या है। तीसरा है कि उसका एसआई यूनिट क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है। अगला है कि एक ही क्वांटिटी का जरूरी नहीं है एक ही यूनिट हो, बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, तो यहां पे उसका अदर यूनिट्स क्या है। और सबसे लास्ट कि जब वो डायमेंशन में जाएगा तो उसको डायमेंशन में क्या लिखा जाएगा, वो इसी टेबल में लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पे ऐसा जो पहला क्वांटिटी है वो है हम लोगों का मास, कि मास सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सिस्टम का। तो मास का जो एसआई यूनिट है, तो मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंटली केजी बोलते हैं। लेकिन अन्य यूनिट भी है, मास का अन्य यूनिट हो सकता है ग्राम, हो सकता है। मास को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, अन्य यूनिट में पाउंड यूज किया जाता है। गोल्ड वगैरह खरीदते हैं तो या कैप्सूल वगैरह आप देखते होंगे तो वहां पे मिलीग्राम में लिखा रहता है कि साइज बहुत स्मॉल हो तो वो मिलीग्राम हो सकता है। डायमेंशन, तो जहां कहीं भी केजी दिखेगा, डायमेंशन आगे देखेंगे टॉपिक 2 में, जहां कहीं भी केजी दिखेगा उसकी जगह क्या यूज करना है, एम यूज करना है। ये आपका पहला फिजिकल क्वांटिटी का कहानी था। दूसरा जो क्वांटिटी है इसका नाम है लेंथ, की लेंथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एसआई यूनिट जो लेंथ का है वो है मीटर, लेकिन अन्य यूनिट भी होते हैं, हम लोग जानते हैं सेंटीमीटर हो सकता है, फुट हो सकता है, या फिर और अन्य यूनिट भी हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, इस तरीके से। तो इसका जो आपका डायमेंशन में जब आएगा तो इसको एल लिखा जाएगा। जो तीसरा आपका 3 नंबर क्वांटिटी होने वाला है, तो 3 नंबर क्वांटिटी मास लेंथ के बाद जो अगला क्वांटिटी होना है वो होना है टाइम। तो टाइम के लिए देखिए जो एसआई यूनिट है वो टाइम का सेकंड है। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग जानते हैं अपने जरूरत के हिसाब से मिनट में भी बता सकते हैं, और जो आपका हो सकता है आवर्स में, यहां तक कि मंथ, ईयर, वीक, डे, सब क्या है, सब टाइम का ही यूनिट है। जहां कहीं डायमेंशन फॉर्मूला में टाइम आएगा तो उसको टी लिखा जाएगा। देखिए ये है आपका पार्ट 1 का 60% सिलेबस। थ्रो आउट द मैकेनिक्स आप मास, लेंथ, टाइम इसी के बारे में पढ़ते रहेंगे। जब मैकेनिक्स खत्म होगा तो शुरुआत होता है थर्मल फिजिक्स का। तो थर्मल फिजिक्स की शुरुआत होगी तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो केल्विन होता है, लेकिन अन्य यूनिट इसके तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब अन्य यूनिट है टेम्परेचर का। आपने ऑलरेडी नाम सुन रखा होगा। जब कभी डायमेंशन में टेम्परेचर आएगा तो केल्विन का सिंबल के वहां पे यूज किया जाएगा। जब आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म होता है, यहां से देखो +2 का सिलेबस शुरू होगा। तो +2 में आपको चार्ज एंड करंट के बारे में ही तो थ्रो आउट पढ़ना है। तो करंट का जो यूनिट है वो क्या है, करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर,
और इसका अन्य यूनिट की कोई आवश्यकता नहीं है। करंट जब कभी भी डायमेंशन में जाता है तो वो ए बन के जाता है कि एम्पियर जो है वो ए बन के जाएगा। जो सिक्स्थ और सेवंथ है, देखिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी कोई एक क्लास के लिए नहीं है, सभी क्लास में ये इतना ही रहेगा, तो ये तो सबके लिए है। इसका जरूरत हम लोगों को कम होता है सिक्स्थ और सेवंथ का, तो ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो हम लोगों का यूनिट होता है, मे बी थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में थोड़ा रिक्वायर्ड हो, केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करते होंगे, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल। ये डायमेंशन में जाएगा तो मोल मन के ही जाएगा। जो सातवां फिजिकल क्वांटिटी है, शायद इसका जरूरत आपको अपने इस लेवल के स्टडीज में कभी पढ़ने वाला नहीं है, बट नाम याद रखिए, उसका नाम है ल्यूमिनस, क्या उसका नाम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कैंडेला, कि कैंडेला एसआई यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। इसको सिंबल सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है नंबर्स में, और आपको इनको याद रखना पड़ेगा कि ये इसमें कोई ये नहीं है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ कि ये 7 क्वांटिटी है, इसको याद रखिए। जो अगला बात हम लोगों को समझना है वो समझना है डेराइव क्वांटिटी के बारे में। तो यहां तक की सभी बातें आप में भी पहले से जानते हो। अब देखो, अगर डेराइव क्वांटिटी का आपको चाहिए यूनिट और उनका डायमेंशन, यूनिट का भी जरूरत पड़ सकता है और डायमेंशन क्या होता है वो तो समझेंगे ही, लेकिन अगर उनका यूनिट और डायमेंशन का आपको जरूरत पड़े तो यू मस्ट नो देयर डेफिनेशन, कि जब तक आप उनका डेफिनेशन नहीं जानते हैं आप डेराइव क्वांटिटी में कुछ नहीं कर पाओगे। अब क्या है कि यूनिट, जो एक यूनिट डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जो शुरुआत आज हुआ है, इसका खात्मा होगा अंतिम चैप्टर में जाके। क्योंकि हर चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि हर चैप्टर में हम लोग किसी ना किसी क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे कि ईच चैप्टर क्या है, ईच चैप्टर में इन्वॉल्व होगा डिफरेंट क्वांटिटीज, कि उनका अलग अलग क्वांटिटीज इन्वॉल्व होगा, उनका डेफिनेशन आप उस दिन पढ़ेंगे और उनके डेफिनेशन के आधार पे ही आप क्या कर सकते हैं, उनका यूनिट एंड डायमेंशन बता सकते हैं। तो यूनिट डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर चैप्टर में, जैसे मान लो अभी जो हमने जितना सेट लिखा था उसके लिए, जैसे अभी हमने जितना सेट लिखा था कि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिटेल में चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स इसी को डील करेगा। तो जब तक आपको स्पीड का डेफिनेशन नहीं पता है, आप स्पीड का यूनिट या डायमेंशन नहीं बता सकते। जब तक आपको एक्सेलरेशन का डेफिनेशन नहीं पता कि एक्सेलरेशन होता है क्या, चेंज इन स्पीड, तो चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम कहने का मतलब फाइनल स्पीड भी हो जाता है, शुरुआत में यू होता है डिवाइडेड बाय टाइम। जब तक आपको एक्सेलरेशन का डेफिनेशन याद नहीं है आप उसका यूनिट लिख ही नहीं सकते हो। जब तक आपको डेफिनेशन नहीं पता है, मान लीजिए फोर्स का, कि जब तक आपको डेफिनेशन नहीं पता है फोर्स का कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, आप कहां से यूनिट लिख लेंगे कि मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसा आपको याद ही रखना पड़ेगा। मान लीजिए वर्क नाम का एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो वर्क के बारे में वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आपको वर्क का डेफिनेशन ही नहीं पता है कि वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि यूनिट क्या होगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को यही बोला गया, एक और नाम दे दिया गया न्यूटन, तो न्यूटन इनटू मीटर, तो न्यूटन जहां कहीं पे है, न्यूटन तो बोलने में आसानी हो इसलिए है,
जहां कहीं न्यूटन है, न्यूटन के पीछे बैठा है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बगल में एक और मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको एक और नाम दे दिया गया है कि इसका मतलब क्या होता है, तो जहां कहीं भी जूल दिख रहा है उसका मतलब ये होता है। तो यही बात बोला जा रहा है कि दुनिया में अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का, मान लीजिए मुझे यूनिट चाहिए किसका, मुझे यूनिट चाहिए प्रेशर का, तो प्रेशर का जब तक मुझे डेफिनेशन नहीं पता है, प्रेशर का जब तक मुझे डेफिनेशन नहीं पता कि प्रेशर का डेफिनेशन जो है वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, तब तक आप नहीं बता सकते। हाँ, प्रेशर के बारे में कब पढ़ेंगे, जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब प्रेशर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बट प्रेशर का डेफिनेशन जब तक आपको याद नहीं है, आप प्रेशर का यूनिट नहीं बता सकते। प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, तो फोर्स का हुआ न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक और नाम दे दिया गया, इसको बोला गया, आप सुनते होंगे कि प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है। तो ये देखिए यहां पे ये पास्कल हो गया। अब पास्कल का भी क्या है, पास्कल का भी अपना मीनिंग है कि पास्कल का क्या मीनिंग है। पास्कल का मीनिंग, दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। न्यूटन का मतलब क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का मतलब क्या, मीटर स्क्वायर। यहां पे देखो पास्कल का मतलब है केजी मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके -2 से -1 बन जाएगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका प्रेशर का यूनिट है। ये पास्कल कहीं पे लिखा हुआ है, तो पास्कल तो व्यक्ति का नाम है। पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, उसमें भी अगर न्यूटन का वैल्यू पुट कर दे तो पास्कल का सच में मतलब, प्रेशर का सच में यूनिट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके बराबर है। तो दुनिया में अगर कहीं भी, जहां कहीं भी, अभी तो हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, तो दुनिया में जहां कहीं भी आप डेराइव क्वांटिटी देख रहे हो, यू कांट गेट यूनिट ऑफ डेराइव क्वांटिटी अनलेस यू नो देयर डेफिनेशन। चलिए एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करते हैं, इसका बताइए कि क्या होना चाहिए यूनिट। क्या बोला जा रहा है कि द यूनिट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ viscosity in terms of fundamental quantities। पहला बोला जा रहा है केजी पर मीटर सेकेंड का पावर -2। दूसरा बोला जा रहा है केजी पर मीटर सेकेंड का पावर -1। तीसरा बोला जा रहा है केजी मीटर -2 सेकेंड -2। अगला बोला जा रहा है केजी मीटर -2 सेकेंड -1। देखिए अब हम लोगों को, अगर यहां पे आप सोचते हो कि यूनिट डायमेंशन में ही समझ जाओगे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, तो यूनिट डायमेंशन में ही नहीं समझ जाओगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कौन से चैप्टर में पढ़ना है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में फ्लूइड मैकेनिक्स को में पढ़ना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक हम लोगों को डेफिनेशन पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में जाके विस्कस फोर्स के बारे में पढ़ोगे। तो यही बात है कि यहां फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में इस क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है कि कोई अगर सॉलिड है, वो लिक्विड के अंदर गिर रहा है, तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, वो 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू वेलोसिटी इसके बराबर होता है। कि कोई चीज मान लीजिए कि कोई सॉलिड है
जो लिक्विड के अंदर गिर रहा है, तो सोच के ही लगता है कि भाई अगर कोई अंदर की ओर गिरेगा तो वो लिक्विड क्या चाहेगा, वो अंदर ना आए, तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक विस्कस फोर्स लगेगा। तो उस विस्कस फोर्स का वैल्यू इन चीजों पे डिपेंड करेगा। ईटा क्या है, इसी ईटा को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसका मतलब ये है, यहां पे आर क्या है, आर है आपका रेडियस, जो चीज गिर रहा है सॉलिड उसका रेडियस क्या है, और भी क्या है, भी है उसका वेलोसिटी, कि वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा। अब यहां से देखो, अब यहां से विस्कस फोर्स, अरे फोर्स कैसा भी हो, दुनिया में फोर्स का यूनिट तो न्यूटन ही होगा ना, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन लिख दिया गया। 6 इंटू पाई, 6 इंटू पाई का क्या यूनिट होगा, ये तो एक नंबर है। अगला कौन बचा, तो जिसका देखिए यूनिट निकालने का कोशिश हो रहा है उसको छोड़ दिया गया। रेडियस, तो रेडियस तो भाई दुनिया में कहीं भी निकाल रहे हो, रेडियस का एसआई यूनिट तो मीटर ही होगा ना। फिर उसके बाद वेलोसिटी या स्पीड, जो भी बोलिए, स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर बाय सेकेंड ये ऐसा आया। अब यहां पे न्यूटन, तो न्यूटन का मतलब तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि न्यूटन तो बस बोल दिया गया है, जहां कहीं न्यूटन है उसका मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या कीजिए, नीचे में किससे डिवाइड कर दीजिए, तो इसको नीचे में जो मीटर इंटू मीटर है वो नीचे आ गया, ये वाला सेकेंड कहां जाएगा, ऊपर चला गया। देखिए कि यहां पे केवल विस्कोसिटी बच गया, ये मीटर से काट के 1 मीटर देखो नीचे बच गया है, तो फाइनली लिखेंगे तो केजी तो अकेला रहा, ये मीटर ऊपर गया तो मीटर का पावर -1 हो गया, सेकेंड -2 था, एक प्लस पावर से उधार चुकाया तो माइनस कितना बच गया, 1। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट ये होता है। हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाएंगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे उस दिन। ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेराइव क्वांटिटी का यूनिट आप तब तक नहीं ढूंढ पाओगे जब तक आप क्या करोगे, जब तक आप नहीं ढूंढ पा रहे हो किसको, जब तक आप नहीं ढूंढ पा रहे हो उस क्वांटिटी के डेफिनेशन को। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, इसको हटाया जाए तो अगला अगर हम लोग देखेंगे तो अगला क्वांटिटी जिसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो अगला क्वांटिटी देखिए क्या बोला जा रहा है कि द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट in terms of the fundamental units, कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट बताना है कि इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट क्या होने वाला है, तो बोला जा रहा है केजी -2 मीटर सेकेंड -2 इसके बराबर होना चाहिए। पहला ये बोला जा रहा है। दूसरा बोला जा रहा है केजी -1 मीटर क्यूब सेकेंड -2 इसके बराबर होना चाहिए। तीसरा बोला जा रहा है केजी -1 मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 इसके बराबर होना चाहिए। सबसे लास्ट बोला जा रहा है कि केजी मीटर क्यूब सेकेंड -2 इसके बराबर होना चाहिए। ऐसा देखिए यहां पे फिर अगेन कि ये एक चैप्टर है ग्रेविटेशन की, यहां पे जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो यही बात बोला जा रहा है कि डेराइव क्वांटिटी के बारे में जब तक रिलेवेंट चैप्टर में नहीं जाएंगे उनका यूनिट डायमेंशन का कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर ग्रेविटेशन का बात किया जाए तो ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में बताया जाता है कि अगर ये मास m1 है और ये मास m2 है और इनके बीच का दूरी अगर r के बराबर है तो इन दोनों मासेस के बीच में एक फोर्स लगता है। उस लगने वाले फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं कि मासेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो वहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
तो ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। अगर यूनिट डायमेंशन में आपको आना है तो हर हाल में आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि हाँ, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का मुझे जरूरत है तो कैपिटल जी किस फॉर्मूला में आता है। जब तक वो फॉर्मूला याद नहीं होगा डेराइव क्वांटिटी के बारे में आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमने कहा आपको शुरू में कि यूनिट डायमेंशन थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर में है। जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे तुरंत फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे कि वेवलेंथ का मतलब यह है तो बताओ वेवलेंथ का यूनिट क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है, बताओ फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यह है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह है तो बताओ यूनिट क्या है। तो हर चैप्टर में थोड़ा बहुत यूनिट डायमेंशन आपको देखने को मिलेगा। यहां पे जो काम कर रहे हैं, एक बार हमको डेफिनेशन मिल गया फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। जी का मतलब इसी को तो ढूंढा जा रहा है कि भाई इसका यूनिट बताइए। m1 m2 तो भाई ये भी मास ये भी मास, मास दो बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा केजी स्क्वायर। नीचे में देखिएगा तो ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर ऐसा। अब जी के लिए सबको सजा दीजिए तो न्यूटन तो बस एक आदमी है रिप्रेजेंट कर रहा, बाकी न्यूटन के पीछे कौन बैठा है, तो जहां कहीं न्यूटन है न्यूटन के पीछे बैठा है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नीचे में देखिएगा तो ये केजी स्क्वायर जी के बगल से नीचे चला गया, ये मीटर स्क्वायर उठ के ऊपर चला गया। तो केजी से केजी कटा तो एक केजी नीचे बच गया क्योंकि केजी का स्क्वायर था। तो फाइनली देखिए क्या बच गया, केजी का बच गया -1, मीटर स्क्वायर और मीटर मल्टीप्लाई होके मीटर क्यूब हो गया। सेकंड का और कोई पार्टनर ही नहीं था। यहां पे देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या आया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में जो वैल्यू होता है वो ऐसा होता है। तो यही कहने का मतलब है कि आपको हर चैप्टर में जो डेफिनेशन मिलेगा वो यूनिट डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए पहला तो हम लोग देख लिए, आगे देखेंगे और बहुत सारा क्वांटिटी जब डायमेंशन को कंबाइन कर देते हैं फिर दोनों को एक साथ लेके चलेंगे कि यूनिट भी निकालेंगे और डायमेंशन भी। देखो बात क्या हुआ कि दुनिया है बहुत बड़ा तो लोगों के बीच में विवाद है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। तो उसी लिए क्या हुआ कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जन्म हो गया। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जन्म हो गया तो एक कैटेगरी के लोग आए जिन्होंने कहा हम MKS वाले हैं। हम MKS वाले हैं कहने का मतलब ये लेंथ को मीटर में, केजी में मास को मेजर करेंगे। एम जो इनका जो मास मेजर होगा वो केजी में मेजर होगा और इनका जो टाइम मेजर होगा ये सेकंड में मेजर होगा। तो इन्होंने कहा हम MKS वाले हैं, इसी के आधार पे SI सिस्टम का डिजाइन हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए अमेरिकन वगैरह जो है वो लोग शुरुआत जो किए थे, बाद में तो सबने इसको माना, वो लोग कहे कि हम CGS वाले हैं कि उन्होंने बोला हम लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करेंगे ग्राम में और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। तो ये CGS वाले हो गए। फिर उसके बाद जो हम लोगों का इंडिया में देखिए अभी भी लोग अपना लंबाई फुट में बताते हैं कि इतना फुट का है इतना इंच का है। वो अंग्रेज यहाँ पे ज्यादा थे तो ब्रिटिश इसको बहुत फॉलो करते थे। अभी भी इंडिया में जो केक बिकता है वो पाउंड में बिकता है, FPS में, कि लेंथ का यूनिट क्या है, तो लेंथ का यूनिट है आपका फुट और मास का यूनिट जो है, तो मास का यूनिट यहाँ पे क्या है, तो मात्र अभी केक जो है, केक अभी भी पाउंड में बेचा जाता है कि इतना पाउंड का केक है। तो मास का यूनिट क्या है, पाउंड हो गया इन लोगों के लिए। और टाइम के लिए इन्होंने बताया कि टाइम का यूनिट हम भी सेकंड रखेंगे। तो इससे कुछ एडवांटेज हुए। देखो एडवांटेज क्या है कि एक दिन आलू खरीदने गए तो केजी में खरीदे, सोना खरीदने गए तो ग्राम में खरीदे, केक खरीदने गए तो पाउंड में खरीदे, कि डिफरेंट सिचुएशन में जरूरत अलग अलग है। तो ये तो एक फायदा है ही। विवाद कहां हुआ कि इनको बोला गया कि भाई तुम स्पीड को डिफाइन करो। तो इन्होंने बोला हमारे यहाँ लेंथ होता है मीटर में तो हमारे यहाँ स्पीड होगा
किस में, मीटर पर सेकेंड में। इनको बोला गया कि तुम स्पीड को डिफाइन करो, तो इन्होंने कहा हमारे यहां तो लेंथ होता है सेंटीमीटर में, तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इनको बोला गया कि तुम भी स्पीड को डिफाइन करो, तो इन्होंने बोला हमारे यहां जो स्पीड होगा वो फुट पर सेकेंड में होगा। उन दोनों को छोड़ भी दिया जाए तो ये दोनों सिस्टम बहुत फेमस है। देखिए यहां पे बोला गया कि फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्होंने बोला इसका नाम हम रखेंगे न्यूटन। यहां पे आया, यहां पे लोगों ने कहा कि तुम बताओ तुम्हारे फोर्स का यूनिट, तो इन्होंने कहा हमारे यहां तो मास है ग्राम में और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो यूनिट होगा किसका, हमारा जो यूनिट होगा वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इन लोगों ने इसका नाम रख दिया डाइन। तो अब देखो उसी फोर्स का कहीं यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहीं यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी स्पीड का ऐसा यूनिट है, तो इस समस्या का समाधान कहां से आया, इस समस्या का समाधान आया डायमेंशन से। कि डायमेंशन में क्या बोला गया, डायमेंशन में बोला गया भूल जाओ इस बात को कि यूनिट क्या है। डायमेंशन में बोला गया कि मान लीजिए स्पीड है, मान लीजिए स्पीड है, तो बोला गया स्पीड में लेंथ कितना बार प्रेजेंट है, तो बोला गया स्पीड में लेंथ एक बार प्रेजेंट है मीटर के फॉर्म में, तो एल लिखो। टाइम कितना बार प्रेजेंट है, तो टाइम एक बार प्रेजेंट है -1 के फॉर्म में, तो एल टी -1 लिखा गया। अब यूनिट से मतलब ही नहीं है। यहां भी स्पीड को कैसे लिखा गया, यहां भी स्पीड को लिखा गया कि लेंथ कितना बार प्रेजेंट है, तो सेंटीमीटर के फॉर्म में एक बार प्रेजेंट है। तो यहां पे देखिए एल टाइम एक बार है, तो एल टी -1 स्पीड का डायमेंशन लिखाया। सिमिलरली फोर्स के लिए क्या बोला गया, सिमिलरली फोर्स के लिए बोला गया चेक करो मास कितना बार प्रेजेंट है, तो मास प्रेजेंट है कितना बार, एक बार, तो केजी की जगह क्या लिख दिया गया, एम लिख दिया गया। लेंथ प्रेजेंट है एक बार, टाइम प्रेजेंट है -2 बार। देखिए इसको यहां पे क्या किया गया, फोर्स का डायमेंशन ऐसा लिखा गया। सिमिलरली इस सिस्टम में भी आए तो मास का यूनिट क्या है उसको जाने दो कि ग्राम है कि किलोग्राम है। मास का पावर कितना है, तो मास का पावर है 1, सेंटीमीटर है कि मीटर है उसको भूल जाइए। लेंथ का पावर कितना है 1, टाइम का पावर कितना है -2। तो देखिए डायमेंशन फॉर्मूला सिस्टम से मुक्त कर दिया कि चाहे आप MKS फॉलो कीजिए या CGS फॉलो कीजिए, उससे मतलब नहीं है। कोई क्वांटिटी कितना टाइम्स डिपेंड करता है फंडामेंटल पे, बस उसको शो किया जाएगा। बाकी अब तुम खुद सोच लो कि अगर हमको पता है कि फोर्स का डायमेंशन MLT -2 होता है, तो अब तुम खुद सोच लो अगर SI सिस्टम में है, मास का मतलब केजी, लेंथ का मतलब मीटर, टाइम का मतलब सेकेंड -2। अगर CGS सिस्टम है, मास का मतलब ग्राम, लेंथ का मतलब CM, टाइम का मतलब सेकेंड -2। तो डायमेंशन फॉर्मूला से क्या फायदा हुआ, डायमेंशन फॉर्मूला से क्वांटिटी इंडिपेंडेंट हो गया किससे, सिस्टम ऑफ यूनिट से। उसको मतलब ही नहीं है फोर्स है तो CGS में भी यही डायमेंशन होगा और आपका MKS में भी यही डायमेंशन होगा कि डायमेंशन फॉर्मूला लिखते वक्त इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि आपका यूनिट क्या है। तो चलिए अब लिखिए डेफिनेशन। ये तो समझाने के लिए था कि डायमेंशन का जरूरत क्यों पड़ा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, कि दी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल
क्वांटिटी shows that how the fundamental quantities are present or how this derive quantity depends on the fundamental quantities। कि देखिए बस ये बात का ध्यान रखना है। तो क्या बोला गया, जहां कहीं भी मास आएगा तो मास की जगह केजी आएगा, केजी नहीं लिखना है, केजी से तो हम एमकेएस में चले गए। जहां कहीं केजी दिखेगा केजी को हटा दीजिए, केजी का पावर 1 है तो एम आएगा, केजी का पावर -1 है तो एम -1 आएगा। जहां कहीं आपको लेंथ दिख रहा है तो लेंथ दिख रहा है तो वहां पे मीटर अगर है तो मीटर अब नहीं रहेगा, मीटर तो हो गया सिस्टम डिपेंडेंट कि अगर एमकेएस में है तो ही मीटर, जहां कहीं मीटर है उसकी जगह एल लिखा जाएगा। सिमिलरली जहां कहीं टाइम आ रहा है, जहां कहीं सेकंड आ रहा है उसकी जगह टी लिखा जाएगा। आगे कुछ और देखेंगे तो फंडामेंटल तो 3 ही नहीं है। जहां कहीं टेम्परेचर आएगा तो टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, केल्विन जहां कहीं भी आएगा वहां के लिखा जाएगा। जहां कहीं भी आपका करंट का एसआई यूनिट क्या है, तो करंट का एसआई यूनिट था एम्पियर, तो जहां कहीं हमको फॉर्मूला में एम्पियर दिखेगा वहां पे हम लोग क्या लिख दिया करेंगे, वहां पे हम लोग लिख दिया करेंगे ए। तो बस यही टेक्निक है कि फंडामेंटल को कितना पावर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लीजिए एनर्जी, तो एनर्जी तो बहुत टाइप के होते हैं, सभी टाइप के एनर्जी का यूनिट तो एक ही होना चाहिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv²। तो हाफ तो एक नंबर है, m का मतलब क्या हुआ केजी, v का मतलब हुआ स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे देखिए इसको क्या नाम दे दिया गया है, तो यूनिट के टर्म में इसको नाम दे दिया गया जूल, कि जूल इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल का मतलब ऐसा हुआ। अब अगर डायमेंशन लिखना है तो केजी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, तो केजी की जगह m लिखना पड़ेगा। मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, तो एल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सेकेंड का इनवर्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा, तो t-2 लिखना पड़ेगा। तो अब डायमेंशन में देखो यूनिट से मतलब ही नहीं है, कोई सा भी सिस्टम हो, मान लो सीजीएस हो तो m की जगह ग्राम, l की जगह cm, t की जगह सेकेंड, की एनर्जी का डायमेंशन ऐसा हो गया। मान लीजिए एनर्जी की जगह हमको किसी अन्य की जरूरत पड़े, अगर एनर्जी की जगह हमको जरूरत पड़ गया मान लीजिए पावर का, तो पावर के लिए हम लोग जानते हैं कि पावर का मतलब होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। कि पावर का डेफिनेशन या तो जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे या +2 पास करके ही आए हैं, तो इतना बात जानते होंगे। एनर्जी का मतलब होता है जूल, टाइम का मतलब होता है सेकेंड। अब जूल, तो जूल का मतलब तो होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जहां कहीं भी जूल है कम से कम न्यूटन, जूल, वाट, ये सब तो याद रखना ही पड़ेगा, डिवाइडेड बाय सेकेंड। देखिए पावर का जो यूनिट आया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। लोगों को लगा इतना बार बार कौन लिखेगा, तो उसका नाम दे दिया गया वॉट, कि पावर के यूनिट को वॉट सिंबल W से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन क्या होना चाहिए, ml² t-2, इसके बराबर क्या होना चाहिए, ml² t-3 है, सेकेंड -3 बार है, तो ml² t-3। तो ये आपका यूनिट और डायमेंशन निकालने का तरीका था। किसका तरीका था, डेराइव क्वांटिटी का। कि अगर डेराइव क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन चाहिए, सवाल ही नहीं उठता है
कि बिना कोई उनका डेफिनेशन जाने लिख सकता है। और ऐसे तो कोई याद ही नहीं रख सकता है कि सभी क्वांटिटी का कौन याद रख सकता है एक ही बार में कि आंख में उसको आ जाएगा, ऐसा मेमोरी होता नहीं है। आपको डेफिनेशन याद रखना है, डेफिनेशन चैप्टर दर चैप्टर याद करेंगे, वहां से आपका यूनिट और डायमेंशन क्या है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए अगला बात देखते हैं। तो अगला बात में क्या हम लोगों को समझना है, तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, राइट या विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन। क्या भाई ये सरफेस टेंशन क्या है भाई? सरफेस टेंशन का आपको डेफिनेशन जब तक नहीं याद होगा तब तक आपको उसका कभी भी डायमेंशन नहीं आ सकता है। तो पहला बोल रहा है कि ml-1 t-2 इसके बराबर होना चाहिए। दूसरा बोला जा रहा है mt-2 इसके बराबर होना चाहिए। अगला बोला जा रहा है ml-1 t-2 ऑलरेडी हो चुका है, चलिए तो -3 कर दीजिए। सबसे लास्ट में बोला जा रहा है कि जो डायमेंशन होना चाहिए ml-1 t-1। तो देखिए जो बात बोला गया कि सरफेस टेंशन अगेन एक प्रॉपर्टी होता है लिक्विड का, जो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो सरफेस टेंशन नाम का टॉपिक 2-3 दिन चलता है, सरफेस टेंशन, कैपिलरी राइज, ये सब। तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन आपको याद रखना ही पड़ेगा कि सरफेस टेंशन का क्या डेफिनेशन होता है। तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय क्या? फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। कि सरफेस टेंशन का डेफिनेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर ये बात पता है, यूनिट चाहिए होगा, 1 मिनट में बता देंगे कि सरफेस टेंशन का यूनिट होना चाहिए न्यूटन पर मीटर। अगर डेफिनेशन पता है तो यूनिट डायमेंशन, तो फिर टेक्निक का काम बच गया। अब देखिए हमको तो डायमेंशन पूछा है, यूनिट बता दिया, डायमेंशन चाहिए तो न्यूटन बाय मीटर। न्यूटन कुछ नहीं कर सकता। न्यूटन के बारे में अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो न्यूटन का मतलब पता होना चाहिए कि न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे देखिए मीटर की जगह मीटर नीचे आ गया, मीटर से मीटर कट गया। तो फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में सरफेस टेंशन को यूजुअली टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इतना के बराबर आया, कहीं कहीं सिग्मा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां से देखिए तो फाइनली जो सरफेस टेंशन का डायमेंशन आया कि केजी की जगह क्या लिखने बोला गया है? एम लिखने बोला गया है। अब एल तो है ही नहीं, या तो आप ऐसे कहीं कहीं लिखा जाता है कि लेंथ का पावर 0 है, या फिर ऐसे लिखा जाता है, ये तो ऐसे लिखिए तो 0 किसी का पावर हो जाए तो मैथमेटिक्स में पावर 0 होने का मतलब होता है 1। तो mt-2 लिखने का जरूरत नहीं है कि लेंथ पे हो सकता है कोई चीज लेंथ पे डिपेंड ही ना करे। जैसे मान लीजिए स्पीड का डायमेंशन, स्पीड का डायमेंशन होता है lt-1। तो मास कहाँ गया? मास 0 है, इसलिए लिखा नहीं गया है कि 0 वाले को क्या ही लिखा जाए। तो यहां पे देखिए सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या आया? सरफेस टेंशन का डायमेंशन आया m2-2 इसके बराबर। तो चलिए अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी has same dimension as energy। जो एनर्जी का डायमेंशन है वैसा ही डायमेंशन इन लोगों में किसके पास है? पहला बोला जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम। कि एंगुलर मोमेंटम क्या है देखते हैं। दूसरा बोला जा रहा है
कि सेम डायमेंशन जो इसके पास है वही है। अगला बोला जा रहा है क्या? अगला बोला जा रहा है आपका टॉर्क, कि टॉर्क के पास जो है सेम डायमेंशन है जो कि एनर्जी के पास है। तीसरा बोला जा रहा है क्या? कि सेम डायमेंशन है जो कि इनके पास है, वैसा ही डायमेंशन है किसके पास? तो वैसा ही डायमेंशन बोला जा रहा है कि पावर के पास सेम डायमेंशन है जो कि आपका एनर्जी के पास है। सबसे लास्ट में बोला जा रहा है कि जैसा डायमेंशन उनके पास है वैसा ही डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के पास है। तो इनमें से किनका किनका डायमेंशन एनर्जी के जैसा है, ये बात हमको बताना है। तो देखो यही बोल रहे हैं कि यहां पे 5 क्वांटिटी इन्वॉल्व हो गया, 5 क्वांटिटी इन्वॉल्व हो गया। जब तक आप पांचों का डेफिनेशन नहीं जानते हो, पांचों के बारे में नहीं जानते हो, आप यूनिट डायमेंशन में कुछ नहीं हो। तो यहां पे देखिए सबसे पहले क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी का तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो बेसिक है कम से कम अप टू पावर, कि मान लीजिए स्पीड, आपका एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, पावर, इन सब का यूनिट और डायमेंशन आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो एनर्जी का क्या आ गया? ml² t-2। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि एनर्जी पहला क्वांटिटी है, उसका ये हुआ। देखिए एंगुलर मोमेंटम जो है, कि एंगुलर मोमेंटम एक रोटेशन नाम का चैप्टर होता है। ये फैन अगर रोटेट कर रहा है तो इसके पास कितना मोमेंटम है, तो इसको समझने के लिए क्या होता है? तो इसको समझने के लिए होता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का जो डेफिनेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन किसके बराबर होता है? तो L इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। कि एंगुलर मोमेंटम किसी क्वांटिटी का, मान लीजिए ये m मास का क्वांटिटी है, v स्पीड से रोटेट कर रहा है r रेडियस के सर्कल में। तो एंगुलर मोमेंटम जब चैप्टर आएगा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट डेफिनेशन चैप्टर आने के बाद दोबारा मत भूलना। mvr तो मास होता है kg, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, और रेडियस होता है मीटर। सबको इकट्ठा किए तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या आया? ml² t-1। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन इतना आया। एनर्जी से तो मिलता नहीं है, तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया गया। सिमिलरली देखिए टॉर्क जो है, टॉर्क भी रोटेशन में ही पढ़ते हैं। कि अगर मान लीजिए कोई रॉड है, इसको यहां पे मैंने फिक्स कर दिया, और यहां पे आके अगर मैं फोर्स लगाता हूं, तो टॉर्क को कैसे डिफाइन किया गया है? टॉर्क को डिफाइन किया गया है फोर्स इनटू जहां पे टॉर्क लग रहा है उस डिस्टेंस को। तो टॉर्क को डिफाइन किया गया है F इंटू आर। ऐसे कि टॉर्क का जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई किया गया। तो फोर्स इंटू आर, तो फोर्स किस में होता है? तो फोर्स का मतलब है न्यूटन। तो न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर का मतलब एक बार और मीटर। कि यहां पे देखिए अब अगर कंबाइन कीजिएगा तो केजी एक बार प्रेजेंट है, तो एम एक बार, यहां का मीटर यहां का मीटर, लेंथ हो गया 2 बार, समय को देखिए t-2। तो यहां पे मैच कर गया जो एनर्जी का वही टॉर्क का। देखो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट सॉल्व कर रहे हो तो एक बार मैच कर जाए तो वहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाकी अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो कि पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम होता है। एनर्जी का डायमेंशन तो पता है ना जी कि ml² t-2, टाइम का डायमेंशन t होता है। यहां पे फिर से लिखिएगा, पावर का आपने ऑलरेडी भी लिखा हुआ था ml² t-3 नॉट मैचिंग विथ एनर्जी। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए देखिए क्या लिखाया गया था कि g, यहां पे F इक्वल टू क्या आया था? g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इसके बराबर। तो यहां से अगर g का डायमेंशन पहले ही आपने निकाला था, उस समय आया था यूनिट इसका kg-1 मीटर क्यूब, और समय का -2, यहां पे डायमेंशन लिखिएगा m-1 l का क्यूब, t का कितना हो जाएगा
-2। तो किसी का डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ टॉर्क का डायमेंशन जो है वो मैच कर रहा है, किससे? एनर्जी से मैच कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किनका डायमेंशन किससे मैच कर रहा है, तो आप ये बात को निकाल सकते हैं किसका डायमेंशन किससे मैच कर रहा है। चलिए इसको हटाया जाए। चलिए इसको हटा के हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ स्ट्रेस, कि जो स्ट्रेस का यूनिट है इनमें से कौन है उनका यूनिट वैसा ही हो। पहला बोला जा रहा है मोमेंटम, कि मोमेंटम और स्ट्रेस का यूनिट जो है वो दोनों बराबर है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो यूनिट मोमेंटम का वही यूनिट स्ट्रेस का। अगला बोला जा रहा है क्या कि सरफेस टेंशन और स्ट्रेस का यूनिट जो है वो बोला जा रहा है दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तीसरा बोला जा रहा है कि स्ट्रेस और डेंसिटी का यूनिट जो है वो बराबर होना चाहिए। सबसे लास्ट बोला जा रहा है कि स्ट्रेस और प्रेशर का यूनिट जो है वो बराबर होना चाहिए। अगेन 5 फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करने वाले डेराइव क्वांटिटीज है। तो इन डेराइव क्वांटिटी का कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए जो स्ट्रेस का डेफिनेशन होता है, स्ट्रेस अगेन एक चैप्टर है इलास्टिसिटी, कि अगर मान लो ये कोई ऐसा रॉड है, इस रॉड के ऊपर आपने ऐसे फोर्स लगाया और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो स्ट्रेस को वहां पे डिफाइन किया जाता है। कैसे? स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, कि स्ट्रेस का डेफिनेशन ऐसा है। अब स्ट्रेस का डेफिनेशन अगर ऐसा है तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपका यूनिट डायमेंशन में मास्टरी है, आप यही पे बोल सकते हो प्रेशर का भी डेफिनेशन यही होता है। तो यही पे आप जवाब दे सकते हैं कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो केजी मीटर -1 सेकेंड -2, ये ऐसा हुआ। डायमेंशन के टर्म में लिखना है ml -1 t -2, ये ऐसा हुआ। तो स्ट्रेस के लिए आपने ये बात लिख दिया। अब देखिए अन्य लोगों के लिए, तो सरफेस टेंशन जो अगला क्वांटिटी है, सरफेस टेंशन, तो उसका डेफिनेशन एक बार और हमने लिखाया है थोड़े देर पहले कि सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो न्यूटन पर मीटर, तो यहां पे देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय यहां पे बच गया केवल और केवल मीटर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये आपका सिंपली m बचेगा और t -2 बचेगा। सरफेस टेंशन ऐसा आया। डेंसिटी, तो डेंसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में अगेन आप अपकमिंग चैप्टर्स में पहले जूनियर क्लासेस में पढ़े ही है, पहले भी पढ़े होंगे +1 +2 में। अगेन एक बार पढ़ेंगे जब कंप्लीट सिलेबस को गो थ्रू करेंगे कि मास बाय वॉल्यूम होता है। दुनिया में मास कहीं भी केजी में और वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में होगा। तो यहां पे देखिए केजी मीटर क्यूब का मतलब m क्या हो जाएगा? ml -3 इसके बराबर। तो इसका किसके बराबर आ गया कि यहां पे देखिए t है ही नहीं, ml -3 इसके बराबर, जहां टाइम नहीं है वहां 0 है। सबसे लास्ट प्रेशर का लिखेंगे वही आएगा क्योंकि डेफिनेशन ही वही है, स्ट्रेस का भी और फोर्स का भी, सॉरी प्रेशर का भी। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ऐसा होगा। तो आपको यहाँ पे आप सभी प्रॉब्लम्स में एक बात जो रिपीटेडली बोला जा रहा है कि आपका सभी प्रॉब्लम्स में डेराइव क्वांटिटी जहां कहीं भी इन्वॉल्व है, अनलेस यू नो देयर डेफिनेशन, आप डेराइव क्वांटिटी में यूनिट डायमेंशन का गेम नहीं कर सकते हैं। चलिए +1 के पार्ट से एक और लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा +2 के पार्ट में आएंगे। क्या बोला जा रहा है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, देखिए
पहला बोला जा रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज जो है वो है C। दूसरा बोला जा रहा है कि CT-1। अगला बोला जा रहा है AT और उसका अगला बोला जा रहा है AT-1। देखिए, जब हम लोग सिलेबस का सेग्रीगेशन देखेंगे या ऑलरेडी आपने पढ़ा है तो जानते होंगे कि मास जो है आपका क्लास 11 का पूरा फिजिक्स जो है वो एक प्रॉपर्टी के पीछे भागता है, वो है मास। हर चैप्टर में मास का बड़ा इंपॉर्टेंस है। और चार्ज जो है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी ऑफ चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म, जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हैं चार्ज के बारे में वहां पे पढ़ रहे हैं। तो क्लास 12 में चार्ज इंपॉर्टेंट है। तो ये मास जो है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका यूनिट केजी होता है। चार्ज कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, चार्ज एक डेराइव क्वांटिटी है। और चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है, तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। कि कूलम्ब जो है वो चार्ज का एसआई यूनिट है। तो यहां पे देखो, हम लोग चार्ज का अगर डेराइव है कूलम्ब, उसका एसआई यूनिट है, तो आपने करंट का डेफिनेशन पढ़ रखा होगा कि करंट इक्वल टू क्या होता है। करंट का डेफिनेशन हम लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऐसा होता है। तो I इक्वल टू Q बाई टी। तो Q इक्वल टू क्या हुआ, I इंटू टी इसके बराबर। तो I मतलब क्या, एम्पियर। तो जहां कहीं भी कूलम्ब है, कूलम्ब का मतलब कि कूलम्ब इज नॉट फंडामेंटल। कूलम्ब कोई फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल कौन है, एम्पियर है। एम्पियर इंटू सेकेंड। तो चार्ज का जो फंडामेंटल है वो क्या है, तो चार्ज का जो आपका ये है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला वो AT है। बहुत जगह चार्ज का जरूरत पड़ेगा। अभी आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं, अपकमिंग क्लास में जो आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, वहां भी चार्ज जहां कहीं भी आएगा, चार्ज की जगह क्या होगा, Q इक्वल टू AT ऐसा लिखा जाएगा। इसी आधार पे केवल दो क्वांटिटी का डायमेंशन और दे देते हैं। तो वो जो दो क्वांटिटी है उसमें से पहला देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही बोल रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े ही आपको पढ़ा रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो यहां पे अगर एक Q0 नाम के चार्ज को रखे तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E को कैसे डिफाइन किया गया है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय Q0 इसके बराबर। फोर्स दुनिया में कहीं भी फोर्स है, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है। Q0 मतलब चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम्ब। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन चाहिए होगा तो न्यूटन की जगह लिखना पड़ेगा कि न्यूटन का मतलब होता है दुनिया में MLT-2 की फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो न्यूटन का मतलब ऐसा है। कूलम्ब का मतलब होता है दुनिया में कहीं में भी A इंटू टी। तो इसका यूनिट ऐसा है। देखिए अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत पड़ेगा MLA-1 T-3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। उसी तरीके से एक क्वांटिटी होता है, तो +2 के क्वांटिटी के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास तक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का मान लीजिए एक क्वांटिटी होता है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि किसी जगह पे इन्फिनिटी से एक चार्ज को उठा के अगर पॉइंट P पे लाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन है, वर्क डन कितना रिक्वायर्ड था, कहां से कहां, इन्फिनिटी से P लाने में, डिवाइडेड बाय Q0 इसके बराबर। वर्क का यूनिट, एनर्जी का यूनिट, ये क्या होता है, वर्क और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। Q0 का मतलब कूलम्ब। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का
जो एसआई यूनिट है वो है जूल पर कूलम्ब। बट लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोगों ने कहा कितना बार बोलेंगे जूल पर कूलम्ब, तो इसको नाम रख दिया क्या, इसको नाम रख दिया वोल्ट। आपके घर में आज 120 वोल्ट वोल्टेज है तो बोलते हैं 120 वोल्ट है, कोई भी समझ जाएगा। लेकिन बोलेंगे 120 जूल पर कूलम्ब है, किसी को समझ में नहीं आएगा। एवरीडे यूज के लिए इसको नाम दे दिया गया है वोल्ट और सिंबल भी। अगर डायमेंशन में जाते हैं तो वोल्ट इक्वल टू जूल बाई कूलम्ब, तो जूल का मतलब होता है ml स्क्वायर T-2, कूलम्ब का मतलब बोला ही गया है, रट लीजिए। जैसे मास का m याद रखे हो, चार्ज का AT होता है, वो बात याद रख लीजिए। जैसे चार्ज आप ATP पढ़ते होंगे कुछ, वैसा ही AT है, P को खाली हटा देना कि चार्ज भी उसी से रिलेटेड है, एनर्जी से। तो ये AT के बराबर फिर से डायमेंशन लिखेंगे ml स्क्वायर A-1 T-3, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। तो बेसिक बात जो था वो था यूनिट डायमेंशन लिखने का तरीका क्या है, और ये आपका क्या है, सब कुछ डेराइव के लिए किसके आधार पे है, तो डेराइव के लिए उनके डेफिनेशन के आधार पे है। और अगले क्लास में कुछ और क्वांटिटी का स्टडी करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्या, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। चलिए तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। सभी लोगों का थैंक यू।